स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अभी बिहार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यह जो क्लास है कक्षा 10 की है और संस्कृत किताब हम पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग जैसा कि जानते हैं इससे पहले हमने 3 पाठ पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो विद्यार्थियों आप प्लेलिस्ट में जाकर वो पहले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप संस्कृत माला चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थः पाठः और पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आशा करता हूँ आपने जो 3 लेसन जो पढ़ा है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा और 3 लेसन के साथ साथ जो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं सारा करवा दिया हूँ। उसको आप बार बार रिविजन भी करते रहे साथ साथ में, क्योंकि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा जब होने वाली है अगर आप रिवीजन करते हैं तो वो आपको याद रहेगा। इस चैनल पर विद्यार्थियों आपकी तैयारी बेहतरीन होती है, ना कोई फालतू बकवास, ना कोई इधर उधर की बात, ठीक है, हमेशा पढ़ाई की बात। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। कोई यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं इधर उधर की बातों में। और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पहले अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से, इस क्लास से लाभान्वित हो सके। तो आज का पाठ जो है हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका। पाठ का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका, अर्थात संस्कृत साहित्य में कौन कौन सी लेखिकाएं हुए हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लेखक के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं लेखिका के बारे में, ठीक है, क्योंकि लेखिकाओं को चर्चा बहुत कम ही होती है, ज़्यादातर लेखक के बारे में बताया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो संस्कृत साहित्य में कौन कौन सी लेखिकाएं हुई हैं और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं संस्कृत में, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ का आरंभ होता है समाजस्य यानम पुरुषैहि नारीभिश्च चलति। जो समाज की जो गाड़ी है, ठीक है, यानम अर्थात गाड़ी, पुरुषैहि नारीभिश्च चलति, पुरुषों के द्वारा और नारियों के द्वारा चलती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरुषों समाज की जो गाड़ी है वो किसके द्वारा चलता है? तो पुरुष और नारी के द्वारा, दोनों के ही द्वारा यहाँ पे है। किसी एक में यह क्षमता नहीं है जो समाज को चला पाए, ठीक है। या पुरुष ही चाहे कि हम ही अकेले ही समाज चला ले तो वो भी नहीं है, और नारी चाहे कि हम अकेले ही समाज को चला लेंगे तो वो भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए, समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और नारी दोनों के द्वारा चलती है। साहित्य अपि उभयोः समानम महत्वम, और साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। और अभी के समय में देखा जाए तो सभी भाषाओं में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, है ना, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, और भी जितने भी भाषा हैं सभी भाषाओं में क्या है, स्त्रियों अपि, स्त्री भी क्या है, तत्पर है और यशश्च लभन्ते, और अपना यश को प्राप्त करती है। उनकी भी रचनाएं प्रकाशित होती, मैगजीन में भी या आर्टिकल्स उनका छपता है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, ठीक है। और संस्कृत साहित्य में भी प्राचीन काल से ही, ऐसा नहीं कि अभी प्राचीन समय से ही साहित्य की समृद्धि में क्या है, योगदान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। न्यूनाधिकम प्राप्यते, अर्थात अधिक से अधिक प्राप्त होता है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानाम लेखिकानाम एवं चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्ण तासाम योगदानम जायेत। और इस पाठ में जो आम पाठ पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, इस पाठ में अति प्रसिद्ध, जो बहुत प्रसिद्ध हैं ऐसी लेखिकाओं की चर्चा है, चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्ण तासाम योगदानम जायेत। और जिनका जो योगदान है साहित्य निधि पूर्ण, अर्थात साहित्य के जो खजाना, जो साहित्य की पूर्णता में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उसी योगदान के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूँ तो साथ साथ आप भी पढ़ने का अभ्यास करें और साथ ही मेरे साथ अर्थ निकालने का भी प्रयास करें, क्योंकि मैं एक एक वर्ड का, जितने भी संस्कृत वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग भी बताते चलता हूँ। आपको जिस वर्ड का मीनिंग ना पता चले या ऐसा लगे कि मेरे से भी हो सकता है छूट जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होगा सर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारश्च संवर्धितम। और जो संस्कृत का जो विपुलम अर्थात संपूर्ण, विपुलम का अर्थ संपूर्ण जो संस्कृत का साहित्य है विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है, ठीक है, बढ़ाया गया है या बनाया गया है या रचा गया है। फिर है वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने
संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियों अपनी दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। ठीक, तो वैदिक काल से लेकर, अभी से नहीं, वैदिक काल से ही लेकर शास्त्रों और काव्यों की रचना और उनकी रक्षा के लिए जैसे पुरुष तत्पर है वैसे ही स्त्री भी तत्पर है। ऐसा नहीं है कि जो जितना भी साहित्य अभी हमारे पास है या जो जिसका रक्षा किया गया है या जो बचा हुआ अभी साहित्य हमारे पास, तो उसमें बस पुरुष ही उसको बचा के रखे और केवल पुरुष की ही रचना है, ऐसा नहीं है। उसमें स्त्रियों की भी रचना है और स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया है उसके संरक्षण के लिए, उस साहित्य की रक्षा करने के लिए। फिर वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि संति। तो कहा कि वैदिक युग में मंत्रों के जो दर्शक हुए न केवल ऋषि हुए, पहले क्या होते थे, मंत्रों के दर्शक होते थे, अर्थात मंत्रों के जो अर्थ करते थे तो वो क्या है, वो ऋषि लोग होते थे जो अर्थ को बताते थे, जो सटीक अर्थ बताते थे वेद के मंत्र। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल पुरुष ही थे, प्रत्युत बल्कि प्रत्युत अर्थात बल्कि ऋषिका अपि संति, बल्कि ऋषिका भी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि केवल ऋषि ही हुए और सारा मंत्र का अर्थ जितना भी है मंत्र दृष्टा वो ही हुए, ऐसा नहीं है, ऋषिका भी है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दृश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागंभृणी इत्यादय। तो कहा कि चतुर्विंशति अर्थात 24, ठीक है, अथर्ववेद में 24 क्या है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद चतुर्विंशति अर्थात ऋग्वेद में 24, यहाँ ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं की चर्चा है, तो 24 ऋषिकाओं का, और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। और वो कौन कौन है 5, तो एक है यमी, ठीक, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभृणी, ये 5 ऋषिकाएं हुई है अथर्ववेद में। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे दिया गया है बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। तो कहा कि बृहदारण्यक उपनिषदि में, मतलब बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य से पत्नी, ठीक है, याज्ञवल्क्य जो पत्नी, ये पूछा गया प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो आपको ध्यान में रखना याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है। और दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। तो उनकी जो रुचि थी किसमें, दार्शनिक में, दर्शन शास्त्र में रुचि थी, और उन्होंने याज्ञवल्क्य ने उनको क्या सिखाया, आत्मतत्व की शिक्षा दी, कि उनको मैत्रेयी को। फिर है जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचक्नवी तिष्ठति स्म। और जनक की सभा में जो शास्त्र कुशल, जो शास्त्रों में पारंगत थी, जो शास्त्रार्थ कर सकती थी, जो संपूर्ण शास्त्र को जानती थी, वो कौन, गार्गी और वाचक्नवी, ये याद रखना है, 2 नाम है। ठीक है, गार्गी है और वाचक्नवी उनकी सभा में रहती थी। कौन, किसके सभा में, जनक के सभा में, ऐसा आपको याद रखना है। फिर क्या है, महाभारत अर्थात महाभारत काल में भी जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन परायाः सुलभाया वर्णन लभ्यते। और महाभारत में भी जीवन पर्यंत क्या, वेदांत अनुशीलन परायाः सुलभाया वर्णनम वर्तते। अर्थात महाभारत काल में भी बहुत सारे ऋषिकाओं का नाम आता है जो महाभारत काल में हुई हैं, और सुलभाया वर्णन लभ्यते, मतलब आसानी से वर्णन प्राप्त होता है। और हमने महाभारत देखा भी है ना, जो टीवी पे आता है वो तो आपने देखा ही होगा, आशा करता हूं। अगर नहीं देखा है बच्चों तो आप लोग महाभारत रामायण जरूर देखिए। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवयित्रीणाम 150 पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कहा कि लौकिक शास्त्र में, ठीक है, एक मैंने बताया था कि वैदिक संस्कृत साहित्य जो बहुत पुराना है, और लौकिक संस्कृत साहित्य जैसे अभी वर्तमान में जो चल रहा है, अभी आप भी कोई रचना करेंगे तो वो लौकिक साहित्य में ही होगा। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 अर्थात 40, ठीक है, 40 अर्थात 40 कवित्रियों का नाम आता है, जिसमें सार्धशतम अर्थात 150, ठीक है, 150 पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। इधर उधर हमको देखने को प्राप्त होता है। कितना, 150 जो पद्य लिखे गए हैं, जो श्लोक आदि लिखेंगे वो देखने को मिलता है। फिर तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, उसमें विजयांका जो है प्रथम कल्प, यह आया है कि प्रथम कल्पा कौन है, तो विजयांका। ठीक है, प्रथम कल्प क्या है, विजयांका।
और ये क्या है, विजयांका ये लेखिका का नाम है। और साच और वह श्याम वर्णात आसित, और वो जो विजयांका है वो किस वर्ण की, श्याम अर्थात सावले कलर की है। पद्येन अनेन स्फुटी भवति, और इस पद्य से में प्राप्त ये पता चलता है कि वह सावले रंग की है। किस पद्य से, तो नीचे दिया गया है, नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम अजानता वृथा एव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती, अर्थात कि नीलोत्पल अर्थात नील कमल के समान, नीलोत्पल का मतलब क्या हुआ, नील कमल के समान, और श्यामाम विजयांकाम अजानता मतलब नील कमल के समान जो श्याम वर्ण की कौन है, विजयांका है। और वृथा एव दंडिना प्रोक्ता, और व्यर्थ ही दंडी ने कहा है। दंडी कौन है, एक कवि हुए हैं, दंडी एक कवि हुए हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं संस्कृत साहित्य में मिलता है। तो वृथा एवं दंडिना प्रोक्ता मतलब बेकार ही दंडी ने कहा है, किसको, सर्व शुक्ला सरस्वती। और सरस्वती को क्या कहा है, सर्व शुक्ला मतलब सबसे सफेद कौन है, सरस्वती है। और इसको वृथा मतलब बेकार ही कहा है। क्यों कहा है, तो ऐसा माना जाता है जो विजयांका थी वो भी कभी क्या है, सरस्वती से कम नहीं थी, अर्थात वो भी बहुत अधिक विदुषी थी, बहुत अधिक जानकार थी, तो ऐसा माना जाता है। इसलिए कहा कि दंडिना प्रोक्ता अर्थात व्यर्थी कहा कि सर्व शुक्ला सरस्वती। आप विजयांका को भी कह सकते हैं, क्योंकि विजयांका जो श्याम वर्ण की जो प्रसिद्ध है कि भाई विजयांका क्या है, सावले वर्ण की है। हाँ, तो ये तो इसका अर्थ रहा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो दंडी ने कहा है। विजयांका का वर्ण क्या है, तो श्याम वर्ण है, ऐसा याद रखना है आपको। मैं साथ साथ ये भी बताते चलता हूँ जो प्रश्न पूछा जा सके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तस्याह काल, ठीक है, तस्याह काल अष्टम शतकम इति अनुमीयते, उनका जो काल है, ठीक है, इनका जो काल है वो कितना शतक माना जाता है, अष्टम शतक मतलब 8वीं शताब्दी माना जाता है। चालुक्य वंशीय से चंद्रादित्य राज्य विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। तो जो विजयांका है उनका काल 8वीं सदी माना गया है, यहाँ पे याद रखना है 8वीं, ठीक है, सदी माना गया है। और चालुक्य वंश के जो राजा हुए हैं चंद्रादित्य, उनकी ही रानी का नाम क्या है, विजय भट्टारिका। और विजय भट्टारिका को ही क्या, विजयांका इति बहवो मन्यते, कि वही जो विजय भट्टारिका है वही कौन है, विजयांका है। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीयाः संस्कृत लेखिकाः स्वस्फुटपद्यैः प्रसिद्धाः। तो जो दक्षिण भारत के जो क्या है कवियत्री हुई हैं, जो लेखिकाएं हुई हैं, वो कौन है, कौन कौन है, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा, ये सब क्या है दक्षिण भारत की कुछ संस्कृत लेखिकाएं हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है कि विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्न इति विदितम एव, ठीक है, आसन इति विदितम एव। तो यहाँ जो था कि विजयनगर के जो राजा हुए, कौन, विजयनगर राज्यस्य नरेशाः, ठीक है, जो विजयनगर के जो नरेश हुए हैं, संस्कृत भाषा रक्षण है, उन्होंने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए कृत प्रयास, बहुत सारे प्रयास किए, ठीक है। विदितम एवं आसन इति विदितम, ऐसा हम जानते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, जो विजयनगर राज्य के जो नरेश जो राजा हुए थे वो संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए और जो बहुत सारे प्रयास किए थे। जैसा कि अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे जो सरकारें हैं वो प्रयास कर रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत भाषा को बचाने में लगे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो पता नहीं उनको क्या है कि भाई संस्कृत बहुत भारी है, संस्कृत पढ़ना ही नहीं है, संस्कृत पढ़ेंगे तो पंडित बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ उनके दिमाग में पहले से भर दिया गया है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी चाल चली गई है कि बच्चे संस्कृत क्यों ना पढ़ें, ठीक है। तो ये बाद का विषय में कभी इस टॉपिक पर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तेषाम अंतःपुरे अपि, ठीक है, और उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशलाः राज्यों अभवन, ठीक है। तो उनके जो अंतःपुर में जो मतलब राज्य के दरबार में भी उनके बहुत सारे संस्कृत के रचना कुशल, मतलब जो संस्कृत में रचनाएं करते थे, ऐसे कुशल राज्य अभवन, मतलब बहुत सारी जो रानियां थी वो हुए हैं, ठीक है। फिर है कंपन राय, जो कंपन राय है एक राजा का नाम है, याद रखिएगा। कंपन राय जो 14 शतकम अर्थात
14वीं शताब्दी में हुए और उनकी रानी का नाम क्या है? गंगा देवी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिस जो राजा है उसका नाम भी याद रखना और उनकी रानी का भी नाम याद रखना है। और ये याद रखना है कि सही में उनकी रानी का नाम बिल्कुल इसलिए बोल रहा हूँ याद रखने के लिए कि कई बार विद्यार्थियों को मैंने देखा है, जैसे कंपन राय की रानी का नाम क्या है? गंगा देवी, लेकिन टिक क्या लगा के आते हैं? विजय भट्टारिका, मतलब उनकी रानी ही चेंज कर दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो भाई इतना मुश्किल से वो शादी किए हैं, आप उनका रानी चेंज कर दे रहे हैं, तो ये ऐसा ना करें, ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं करना है। तो जिस राजा की जो रानी है उसी के साथ टिक लगाना है, आपको रानी नहीं चेंज कर देना है, हाँ ठीक है, याद रखना है। तो अभी राजा रहता था वो भड़क जाता है, ठीक है, कि भाई ये तो मेरी है ही नहीं, हाँ मेरी तो वो क्या कहते हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा था चंद्रादित्य का, उसकी रानी का नाम क्या था? तो विजय भट्टारिका। और आप लगा के आते गंगा देवी, तो विजय भट्टारिका खुद बोलेगा, जो चंद्रादित्य बोलेंगे कि भाई ये तो गंगा देवी मेरी रानी है ही नहीं, है ना। तो ये ऐसा भी आपको याद रखना है। और जो गंगा देवी थी उनकी जो रचना है वो क्या है? मधुरा विजय। उन्होंने क्या लिखा है? मधुरा। ये भी साथ में याद रखना है, राजा, राजा की रानी, और उन्होंने क्या लिखा है? तो मधुरा विजय। इति महाकाव्यम स्वस्वामिन मदुरई विजय घटनाम आश्रित्य और रचयत। तो जो उन्होंने उनके जो स्वामी कौन, जो कंपन राय, उन्होंने जो युद्ध किया था मदुरई में और जो विजय प्राप्त किया था उनके बारे में मधुरा विजयम, ठीक है, अपने स्वामी के बारे में विजय घटना आश्रितम, जो उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी उसके बारे में लिखा है। किसमें? मधुरा विजय में उसका वर्णन किया है। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। तो उनका उसमें क्या कहते हैं, जो मधुरा विजय में उसमें अलंकारों का सन्निवेश किया गया है, बहुत सारे अलंकारों का सरल भाषा में, आवर्जका अर्थात सरलता से प्रयोग किया गया है। आपको देखने मिले अलंकार क्या है। तो आप जब संस्कृत में आगे बढ़ते हैं, जब ग्रेजुएशन वगैरह या शास्त्री में जाते तब आपको पता लगेगा इसमें अलंकार के बारे में बता दूं। जो हमारी जो रचनाएं होती, जो काव्य लिखा जाता है, जो गीत लिखा जाता है, किसी न किसी अलंकार में लिखा जाता है, जो श्लोक लिखा जाता है, जितने भी पद्य है उसमें कुछ न कुछ अलंकार होते हैं। अब ऐसा मान के अभी चलिए। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ये तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्यम अरचयत। तो उसी समय में तस्मिन एव राज्य, उसी राज्य में षोडश शतक अर्थात 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे अच्युत राय की जो रानी थी, कौन? तिरुमलाम्बा। ये याद रखना आपको, तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक। क्या लिखा है? तो वरदाम्बिका परिणय नामक एक प्रौढ़ चंपू काव्य लिखा। कौन? अच्युत राय की रानी। कौन है अच्युत राय की रानी? तो तिरुमलाम्बा। ये आपको याद रखना है। फिर है तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्याः ललित पद विन्यासन चातीव शोभते। फिर उन्होंने क्या है उसमें देखना, अगर आप लोग कभी मिले ग्रंथ, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है प्राप्त भी है या नहीं प्राप्त है, कि संस्कृत गद्य जो है उसकी जो छटा समस्त पदावल्य में क्या है? ललित पद आपको देखने को। ललित पद इसको बोला जाता है जैसे एक ही वर्ण को बार बार करके क्या कहते हैं उच्चारण किया जाए, या कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो आपके अंदर उत्साह उमंग भर दे, जैसे जटाटवी ऐसे है ना, अयगिरी नंदित ये है, ऐसे सुनने में कितना अच्छा लगता है, ऐसे ही करके बनाया गया है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपनी तत्रैव लभ्यते। और संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतमम समस्त पदम अर्थात बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसी में तत्रैव लभ्यते। तत्रैव मतलब कुत्र, कहाँ प्राप्त होता है? तो जो अच्युत राय की जो रानी जो लिखी है, कौन? तिरुमलाम्बा जो है उन्होंने लिखा क्या है? वरदाम्बिका। उसमें आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि आधुनिक काले, ठीक है, संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, उनका जो जन्म हुआ है 1890 में और मृत्यु 1953 में, शायद पूछ ले, ठीक है, आपको याद रखना है। नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्ध, ये तो पूछा ही गया है कि आधुनिक काल की जो लेखिका कौन है? तो पंडिता क्षमाराव, ये आपको याद रखना है, ये आधुनिक काल की है। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य, उनके पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित। महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरित, अपने पिताजी के ही उन्होंने जीवन चरित्र लिखा है, और जिसका नाम क्या है? शंकर चरितम, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित। और अपने पिता के जीवनी लिखा है किन्होंने? पंडित क्षमाराव ने। और उस ग्रंथ का क्या नाम है? शंकर चरितम, ठीक है, इति रचितम, ये लिखा है। गांधी दर्शन प्रभावित सा सत्याग्रह गीता, उन्होंने गांधी जी के भी दर्शन किया था कि इन्होंने पंडिता क्षमाराव ने, तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने
उन्होंने क्या लिखा कि सत्याग्रह गीता लिखा, फिर मीरा लहरी लिखा, कथा मुक्तावली लिखा, ठीक है, विचित्र परिषद यात्रा लिखा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे गद्य और पद्य रचनाएं की। आपको जितना भी ये उन्होंने लिखा है वो सारा आपको याद रखना है। कई बार पूछ लेता है कि मीरा लहरी किसकी रचना या कथा मुक्तावली किनकी रचना है, ऐसा करके। फिर वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृति अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयंती। और वर्तमान काले मतलब अभी के समय में लेखन रतासु मतलब लेखन में रत मतलब अभी भी उनकी रचनाएं प्राप्त होती है और अभी भी वो लेखन काल में लेखन शैली उनकी अभी भी मिलती है। और वो कौन है तो पुष्पा दीक्षित है, वनमाला भवालकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ये सब आपको याद रखना है कि अभी के समय में कौन कौन है। प्रभृतयो अनुदिनम इनकी रचनाएं अभी भी आपको मिल जाएगी, संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा। और संस्कृत साहित्य पूर्ण संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रहे हैं, अर्थात अपनी रचनाएं लिखकर संस्कृत साहित्य में समाहित कर रहे हैं, अभी भी अपनी रचनाएं लिख रहे हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से तैयारी हो रही होगी, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। मिलते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इससे जितना भी प्रश्न बनेंगे वो सारा मैं करवाऊंगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें हर लाइन से प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। आप खुद ही देखिए अभी कितने सारे प्रश्न बन चुके हैं इसमें। तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे इसको भी, जो अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।